अध्याय 3 आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इस वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में आप पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल जो इमारतों और चीज़ें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता के इमारत कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारों खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जैसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाले जाता है। उपयोग के बाद इसे खाली करा दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। हड़प्पा के नगर में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें। इन नगर के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुआं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके।
अक्सर घरों की नालियों को सड़कों को नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिला दी जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखरेख और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता? कोई 2 अंतर बताओ। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतों बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग के भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में सिर्फ कार्य स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह के चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे दूसरे देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोग की एक सूची बनाओ। क्या इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा का एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण। विद्वान ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों का बनाया गया है। इन चाट पत्थर से बताया गया कि इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और बहुत धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके इनमें से कई कार्निलियन पत्थर के बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य से दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। नगर और नगर शिल्प। आओ अब कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों ने जो चीज़ें वहाँ से मिली उनमें अधिकतर पत्थर, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जीवन के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे के वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों से बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों को प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुषों दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्रेंच
पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूने को गोंद में मिलाकर उसे बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत का रंग प्रायः नीले एवं हल्के समुद्री गहरे हरे होते थे। फ्योंस से मनके, चूड़ियाँ, बल्ले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कतई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोग कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसी पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने के आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल को तो नहीं बचा पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की कटाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों का झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। और एक खिलौना है या दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों के खिलौने हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। ये था इसमें ना झुंडों को। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी यहाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख में मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती का एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर के एक भंडार गृह भी था।
इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनाई गई छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतरा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता है था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर का छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों के कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और अध्याय 8 में पढ़ोगे। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी उनके चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी सब के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल में मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगी और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। उपयोगी शब्दों के नगर, दंतिदुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। और इसमें क्या हो गया, ये तो पिरामिड को दिखाया गया है सबों को दफनाए के ऊपर। फिर हो गया ये मुहरों, मुद्रा मुहर, ये हो गया खंबा की खाड़ी। ये तो बंदरगाह है, लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा बंदरगाह। तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतरा जाता रहा होगा। ये हो गया हल, रना की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, ये हो गया
जगह जाता होगा। इन चित्रों को देखो और खिलौने एक दूसरे का मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों के जानकारी दी गई है? बच्चों को खिलौने आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में यह प्रथा थी। ये हो गया फ्रांस। ये तो हो गया पत्थर की बनी मूर्ति। गहने के बारे में दिखाया गया। फिर ये सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क है। ये सड़क को दिखाया गया। सबसे ऊपर में सड़क, उससे बना नाला, ऊपर के एक कुआं, बाई नीचे हड़प्पा का एक मुहर। फिर एक मुहर के ऊपर के चिन्ह का खास लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। तो मैप हो गया। उपमहाद्वीप आरंभिक नगर कैसे कहाँ कहाँ था जो। फिर ये चैप्टर 3 समाप्त होता है। अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैंक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे यह एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्ति के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। भाषा। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। भारत में कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप से दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुम सुन रखा है कि उनके भाषा परिवारों की पहचान कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था ना कि पढ़ा जाता था। रचना के लिए सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद का एक ऐसा सूक्त का अंश है
ऋग्वेद के पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से अस्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम इस हमसे प्रार्थना क्या कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रचित गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना में घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्ति को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधन का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। चित्र 1 में देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे, खासकर पुत्र और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं घोड़े की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाले फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ कराने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ के आग को आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसा लोग का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बतलाने वाले शब्द लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसा नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। या ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। कि पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता को पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जिसका प्रयोग हिंदी बान भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व शब्द वैश्य शब्द से निकला है। इस भाषा पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरु जन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग थे
जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम से हो गया। दास वे स्त्री है और पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानियाँ महापाषाण के अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोग द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाया गया है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलते हैं। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों के कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उनके क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिल्पखंडों को ढो कर लाना, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान, शिष्ट कहा जाता था। यह यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख जो शायद पत्थरों से बने हुए कमर की जान का रास्ता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लौ के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लौ के सामान, बाई और घोड़े के लिए सामान नीचे बाई और कुल्हाड़ी नीचे एक कटर। लोग के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातात्विक यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना से दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी की खोज। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों का एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक स्थान से अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने के वाले लोग को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया था। ऐसी स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानें चिन्ह का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 इनाम गांव खोजो। यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह घोड़ के किनारे सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग के प्रायः गड्ढे से सीधे लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी के दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से बंदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज के गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ी फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों का आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उस कंकाल का मान लिया जाता है, लेकिन
उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचान का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच से है। चूँकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा चौड़ा होता है। तो ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियाँ को जोड़ा और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इनाम गांव के लोग के काम धंधे। इनाम गांव पुरातत्वविदों को गेहूं के जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने का निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृगा, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोग को काम धंधे की एक सूची बनाओ। एटलस के चित्र को देखो। उदाहरण 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराना उदाहरण पाते हैं। हमने यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाले हड्डियों को कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इतने दिन से गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर आते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़ी नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोहे के इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। उपयोगी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। और महत्वपूर्ण तिथियाँ: वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। महापाषाण का निर्माण लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव कृषकों का निवास 3600 से लेकर 27 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। अब ये तो सब तो हो गया, ये देख लिए। ये तो हड्डियों पर लिखा हुआ, पता नहीं क्या है ये। और ये देख लिए, इस तरह का औजार हो गया, हथियार हो गया। महापाषाण लोहे के सामान, घोड़े, कुल्हाड़ियाँ हो गया, कटार हो गया। ये तो हो गया पांडुलिपि। चैप्टर 4 ख़त्म। चैप्टर 4 भी समाप्त होता है।